ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन हाईली रिकमेंडेड टॉपिक है। जी हाँ, आईसीएसआई के एग्जाम्स में अक्सर ये पूछा जाता है कि ट्रांसफर या ट्रांसमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब यहाँ जो हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, जी हाँ, इसके लिए सेक्शन 56 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन डिस्कस किया जाने वाला है, याद रखिएगा, ये स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं आएगा, ये प्रोबेबली एक सिचुएशन या अप्लाइड फॉर्म में आएगा। सो ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िएगा, और आने वाले एग्जाम में ना इस क्वेश्चन से अगर कैसा भी क्वेश्चन आ गया, ट्रांसफर ट्रांसमिशन से आ गया, तो आई अश्योर यू कि आप अपना यहां से मार्क्स सिक्योर करेंगे। ध्यान सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ऑलराइट, सेक्शन 56 की डेफिनेशन को बहुत ध्यान समझेंगे क्योंकि सेक्शन 56 एक ऐसा सेक्शन है जहां पर अक्सर इन रियलिटी, जी हां, कॉर्पोरेट्स में अक्सर ये इशू राइज होता है कि अगर एक ट्रांसफरर ने अपनी सिक्योरिटीज ट्रांसफर करी है ट्रांसफरी को और कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया, तो मैं क्या करूंगा? तो ऐसा क्या करना जरूरी है कि जो कंपनी से कह रहा है कि कुछ कंडीशंस हैं वो उन्हें तुम्हें पूरी करनी होगी, अदरवाइज कंपनी के रिफ्यूज कर सकती है ट्रांसफर को रजिस्टर करने से। सो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ऑलराइट, एंड सेकंड थिंग, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक प्रेस करो। जी हाँ, यहाँ ना बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर जून और दिसंबर का टारगेट है तो आई अश्योर यू बहुत कुछ मिलेगा मतलब अगर कंसिस्टेंटली आपने हमें फॉलो किया, मैं इंश्योर कर रहा हूं तुम्हारा अच्छा स्कोर, जितने भी लॉ सब्जेक्ट है उसके अंदर अच्छा स्कोर होगा ही होगा। ऑलराइट, एंड रेगुलर टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चल रही है, ज्वाइन नहीं करी है रेगुलर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कैसे पता चलेगा क्या सीख रहे हैं, आप क्या गलती कर रहे हैं, वो एग्जाम में जाके नहीं सीखना है, एग्जाम से पहले ही समझ लेना है कि क्या गलती आपको नहीं करनी है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन की जब बात करते हैं तो हम यहां पहले डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसफर। जनरली जब ट्रांसफर वर्ड यूज करते हैं तो हमें पता होता है कि ट्रांसफर का मतलब यहां पर है, ट्रांसफर का मतलब है कि दो पार्टीज यहां इन्वॉल्व होंगी। बात पकड़ में आ रहा है? यहां दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी जब ट्रांसफर होगा। और ये ट्रांसफर जो है ऑफ सिक्योरिटीज, जी हाँ, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज जो है ये गवर्न होता है कंपनीज एक्ट के 2013 के सेक्शन 56। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रॉपरली सेक्शंस को कोड करके आएंगे एग्जाम में तो ऑफकोर्स एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देते ही देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आने वाले टाइम में जब आप प्रैक्टिस करेंगे या जॉब करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी कमांड होना। ऑलराइट, सो एज आई सेड, यू नो, आई यूज्ड टू से कि सिर्फ रीड करना है तो काम कोई भी कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत हमें नहीं है, ऐसा आंसर रियलिटी में कंपनीज दे देती हैं। तो अपनी वैल्यू समझिएगा और थोड़ा डिटेल समझिएगा। सेक्शन 56 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो ये कहना चाहता है कि ट्रांसफरर ट्रांसफरी तुम्हें कुछ कंडीशंस पूरी करनी होंगी। जी हाँ, कंडीशन फॉर ट्रांसफर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान सुनना। कंडीशन फॉर ट्रांसफर किसके लिए? सारी कंपनीज के लिए नहीं, ये बात करने वाला है उन कंपनीज की जो प्राइवेट कंपनीज हैं या अनलिस्टेड कंपनीज हैं। वापस सुनिएगा, जो कंपनीज प्राइवेट हैं, सेक्शन 56 जब बात करेंगे तो इसकी एप्लीकेबल कहां हो रहा है? ये एप्लीकेबल हो रहा है प्राइवेट कंपनी पे और अनलिस्टेड कंपनीज पे। प्राइवेट कंपनी पर अनलिस्टेड कंपनीज पे ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट कंपनी पर अनलिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल हो रहा है। यहां सेक्शन 56 ने यह कहा कि कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। कंडीशंस क्या है, ध्यान समझिएगा। जब भी ट्रांसफर हो रहा होगा, स्क्रीन पे ध्यान लाइएगा, ट्रांसफर हो रहा होगा तो ट्रांसफरर, अज्यूम कीजिएगा ये पर्सन जो है ये ट्रांसफरर है और ये है ट्रांसफरी, अज्यूम कीजिएगा ट्रांसफरी। अब ये ट्रांसफरर को एक फॉर्म है SH4, याद कीजिएगा मेरे साथ में, SH4 फॉर्म। SH4 ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए और एग्जीक्यूट होना चाहिए। मतलब दोनों ही पार्टीज SS4 को फिलअप करेंगी, उसमें एंट्री रखेंगी, कितना नंबर ऑफ शेयर्स वो ट्रांसफर कर रहा है, कितना उसका अमाउंट है। ऑलराइट, और ये स्टैम्प ड्यूटीज पे लगेगा, ऑफ कोर्स सर स्टैम्प तो लगेगा, आई होप याद होगा तुम लोगों को। स्टैम्प पे किया जाएगा, डेटेड होना मैंडेटरी और एग्जीक्यूटेड। अगर ये तीनों बातें पूरी नहीं हो रही हैं, ध्यान सुनना, अगर तीनों बातें पूरी नहीं हो रही हैं तो ये ट्रांसफर को रिजेक्ट कर देगी कंपनी। बात पकड़ में आ रहा है? इस ट्रांसफर को रजिस्ट्रेशन नहीं करेगी कंपनी। तो यहां इंपॉर्टेंट है SS4 के साथ तीन बातें पूरी होनी। क्या? ये स्टैंप आपको पे करना है, स्टैंप ड्यूटी,
प्लस डेटेड होगा ये, प्लस एग्जीक्यूटेड। अब सर इन सब चीजों का मतलब क्या है? स्टैम्प ड्यूटी आई होप आप समझते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं। स्टैम्प ड्यूटी का मतलब है जो भी एड वैलोरम बेसिस पर शेयर मार्केट जो भी प्राइस चल रहा होगा शेयर का, उसके अकॉर्डिंग याद रखिएगा स्टैम्प ड्यूटी पे किया जाएगा। जिस दिन हम स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हैं और उसको ब्लैंक कर लिया मतलब ट्रांसफर एग्जीक्यूट नहीं किया, तो ये गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि आपको याद रखिएगा स्टैम्प ड्यूटी पे करने के बाद में एग्जीक्यूट भी करना है उसे। तो ऐसे केस में क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, आपको एग्जीक्यूट करने के विद इन 30 डेज SH4 जो कि हमारा फॉर्म था SH4, इस SH4 फॉर्म को कंपनी को सेंड कर देना है। टाइम पीरियड समझ में आ रहा है, विद इन 30 डेज। तो कौन सा फॉर्म है? SH4 जो ड्यूली स्टैम्प होना चाहिए, एग्जीक्यूटेड होना चाहिए और ऑफ कोर्स डेटेड एंड एग्जीक्यूटेड होना चाहिए, और विद इन 30 डेज के अंदर इसको याद रखिएगा। सिर्फ 30 डेज कहां से? एग्जीक्यूशन से। एग्जीक्यूशन मतलब जो दोनों पार्टीज को साइन कर रही है, तो वहां से 30 डेज का टाइम काउंट होना स्टार्ट हो गया। ऑलराइट, अब यहां से आपको इसको ट्रांसफर कंपनी को डिलीवर कर देना है कि कंपनी अब इसे आप ट्रांसफरी के नाम से, जी हां ट्रांसफरी के नाम से, इस भाई साहब के नाम से रजिस्टर्ड कर दीजिएगा। ऑलराइट, बोला ठीक है सर ये कर देंगे। अब ध्यान से सुनना, ये कंडीशन जब हम बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया ये कंडीशन एप्लीकेबल प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनीज पर होगा। जिन कंपनीज में याद रखिएगा जिनकी सिक्योरिटीज डीमैट में है और दोनों ही पार्टीज, इंपॉर्टेंट है बहुत ध्यान सुनना क्या कह रहे हैं, जब अगर यही ट्रांसफर इन दोनों पार्टीज ट्रांसफर और ट्रांसफरी के बीच होता और ये डीमैट के थ्रू हो रहा है, तब सेक्शन 56 अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 56 प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनीज की बात करता है, बट वहां अप्लाई नहीं किया जाएगा जहां पर दो कंपनीज ट्रांसफरी के बीच में जब ट्रांसफर हो रहा है तो दोनों की सिक्योरिटीज डीमैट में ही है। बात पकड़ में आया? अगर डीमैट के थ्रू, डीमैट मतलब डीमैटलाइजेशन के थ्रू हो रहा है तो यहां अप्लाई नहीं होगा सेक्शन 56। अब एक बात सुनना बड़ी ध्यान से, ये मैंने आपको बताया ट्रांसफर का काम कि आपको SS4 बहुत सेट होकर में डिस्कस किया कि SS4 हमें अप्लाई करना है। अगर यहीं पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जब कोई भी कंडीशन कैसी है, ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब कैसे? मान लीजिएगा, आपने ध्यान से देखा होगा, कुछ एक आध केस देखते हैं पहले। मान लीजिएगा ट्रांसफरर जो है यहां पर, अब ट्रांसफरर का नाम का पार्टी नहीं है, अब ट्रांसफरर नाम का पार्टी नहीं है, समझना। ट्रांसमिशन में एज्यूम करते हैं एक बार के लिए, देखिए मान लीजिए मिस्टर ए हैं, इनका डेथ हो गया और इनके पास में 50 शेयर्स थे XYZ लिमिटेड के, जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है। अब ऐसे केस में मिस्टर ए के जो, क्योंकि मिस्टर ए के लिए जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, शेयर्स क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मिस्टर ए के जो शेयर्स हैं 50 शेयर्स, क्या ये इनके जो लीगल हारिस हैं इन्हें मिल जाएंगे? जी हाँ मिल जाएंगे। अब यहां ध्यान से देखें, यहां पर ट्रांसफर ना हो के, यहां पर दो पार्टीज नहीं है, पार्टी कोई दो नहीं है ट्रांसमिशन में, ऑब्जर्व कीजिएगा। ट्रांसमिशन में जनरली क्या होता है? ट्रांसमिशन का मतलब ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब यहाँ पे किस सेंस से है कि लॉ के अकॉर्डिंग जो राइट अराइज हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि एक पर्सन ने किसी को नॉमिनी पहले से ही बना रखा था, उसका डेथ हो गया, तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा किसको? नॉमिनी को। इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ जो मैं डिस्कस करूंगा। सो ट्रांसमिशन की हम जब बात करेंगे, याद रखिएगा, तब वहां भी कंसिडर करेंगे, ध्यान रखिएगा कि यहां कोई स्पेसिफिकली कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किस तरह से नहीं हो रहा है। SS4 फॉर्म एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। गलती से कई बार एग्जाम में बच्चा SS4 वहां भी लिख देता है, वो नहीं करना है। क्लियर एकदम? अच्छा, अब एक और बात सुनो, क्या पार्टली पेड अप शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं? पार्टली पेड अप शेयर्स भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को बोलते सीधा नो। अरे कहां नो भाई, कहां लिखा है नो? वहां एक इंपॉर्टेंट चीज समझना, जब पार्टली पेड अप शेयर्स ट्रांसफर किए जाते हैं उस केस में देखो, समझो ध्यान से, मान लो मिस्टर ए ने, जो कि ट्रांसफरर है बी को, मिस्टर बी को, जो कि ट्रांसफरी है, पार्टली पेड शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है। अभी पार्टली पेड शेयर्स में जो है लायबिलिटी सबसिस्ट कर रही है, तो खतरा इसलिए लगता है। बट क्या होता है, अगर पार्टली पेड शेयर्स ट्रांसफर किए जाते हैं, ऐसे केस में
जैसे ही कंपनी को फॉर्म SH4 मिलेगा, क्योंकि ट्रांसफर किस में होगा, फॉर्म SH4 में, तो जैसे ही कंपनी को फॉर्म SH4 मिलेगा और कंपनी देखेगा भाई ये तो पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, उसी वक्त मान लीजिएगा कंपनी जो है XYZ लिमिटेड, हम अज्यूम कर रहे हैं, कंपनी एक फॉर्म एग्जीक्यूट करेगी SH5 और विद इन 2 वीक्स तक वेट करेगी ट्रांसफरी के रिप्लाई का। किस चीज का रिप्लाई मांग रहे हैं हम ट्रांसफरी से? हम ये कह रहे हैं ट्रांसफरी, क्या ये फैक्ट तुम्हारी नॉलेज में है कि तुम्हें पार्टली पेड शेयर्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं? अगर विद इन 2 वीक्स यहां पर ट्रांसफरी कंपनी को बता देता है कि हाँ ये फैक्ट मेरी नॉलेज में है कि पार्टली पेड अप शेयर्स मुझे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो अभी कंपनी यहां देखेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ कोर्स अप्रूव करेगी। अदरवाइज अगर विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द सेंडिंग ऑफ द नोटिस इन फॉर्म SS5 इंटीमेशन टू द ट्रांसफरी इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स, और अगर विद इन 2 वीक्स आंसर नहीं किया तो ट्रांसफरी याद रख कंपनी रजिस्टर नहीं करने वाली है। पकड़ में आ गया? सो यहां पर 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को समझेगा। कोई लोग बोलता है कि नहीं पहले, अरे तो सबसे समझो SS4 पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, तभी तो कंपनी को पता लगा पार्टली पेड अप शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए कंपनी इंटीमेट करता है कि इसको ट्रांसफरी को कि ये फैक्ट तुम्हारी नॉलेज में होना चाहिए। उसको रिस्पॉन्ड करना है विद इन 2 वीक्स। अब ऐसा नहीं है कि उसने रिस्पॉन्ड किया नहीं और कंपनी का अच्छा चले भाई इसके नाम से हम ट्रांसफर रजिस्टर कर देते हैं, नहीं नहीं नहीं, कंपनी रजिस्टर नहीं करेगा। विद इन 2 वीक्स अगर आंसर नहीं आया ट्रांसफरी का कि इस बात का कि पार्टली पेड अप शेयर्स उसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में याद रखिएगा कंपनी रजिस्टर नहीं करेगा। अब बहुत सारी देखो यहां पे ना, देखो फटाफट आके अब अगर ये बातें समझ में आई हैं आपको ना, तो ये पढ़ना बड़ा इजी हो जाएगा सारा। देखो अब आ जाओ दौड़ के, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी सेक्शन 56 एंड 72। कंडीशन फॉर ट्रांसफर, सबसे पहले क्या करा था हमने, SS4 एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो उसके लिए जो अप्रूव्ड फॉर्म है वो प्लस स्टैम्प होना चाहिए, वो डेटेड होना चाहिए, एग्जीक्यूटेड। ऑलराइट, सेक्शन 56 सेक्शन 1 कहता है कंपनी शैल नॉट रजिस्टर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी और इंटरेस्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इन केस ऑफ कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल। जी हां, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो इंटरेस्ट ऑफ मेंबर कैन बी ट्रांसफर्ड। जी हां, other than transfer between the person, both of the names are entered in the holder of beneficial interest in the records of the depository unless ध्यान से, unless a proper instrument of transfer, नाम बोलो कौन सा है proper instrument transfer? SH4 alright, SH4 such form as may be prescribed, duly stamped, dated and executed by or on behalf of the transferor and transferee, and specifying the name and address and occupation of if any of the transferee has been delivered to the company by the transferor or transferee। जी हाँ, ट्रांसफरर भी डिलीवर कर सकता है, ट्रांसफरी भी कर सकता है। जर्नली प्रैक्टिस जो है वो ट्रांसफर ही डिलीवर करता है, बता दूं। पर लॉ ने ये नहीं कहा कि ट्रांसफर ही करेगा। लॉ ने यहाँ पर ये रिलैक्सेशन दिया है कि ट्रांसफरर भी सेंड कर सकता है SS4 और ट्रांसफरी भी कर सकता है। इन प्रैक्टिकली जो बता दूं होता जो है वो SS4 ट्रांसफर ही एग्जीक्यूट करके डिलीवर करता है विद इन period of 60 days from date of execution along with the certificate relating to the securities. If no such certificate exists along with a letter of the allotment of securities, allotment letter से बोलते हैं। अब ध्यान सुनना, क्या करना है, SS4 एग्जीक्यूट करना है जो कि स्टैम्प होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, एग्जीक्यूटेड होना चाहिए, प्लस आप याद रखिएगा आपकी जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स हैं वो साथ में दीजिएगा। अगर आपको सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स अभी तक नहीं मिले हैं, इस केस में आप लेटर ऑफ अलॉटमेंट साथ में जरूर सेंड कीजिएगा, जो कि अटैचमेंट जाएगा। एकदम टाइम ड्यूरेशन कितना है, 60 डेज में, ये मैंडेटरी है। अब यहां इंपॉर्टेंट बात ये आती है, दूसरा क्वेश्चन जो बन जाता है, क्या ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर लॉस्ट हो गया या डिले, मतलब देरी से प्रेजेंट हुआ है, देरी से मतलब 60 डेज का टाइम पीरियड था, उसके बाद आपको कंपनी को रिसीव हुआ है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट प्रोविजन में यही बात ऐड की गई है। कंपनी एक्ट ने यह कहा, कंपनी एक्ट ने क्या कहा कि भाई कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं इंडेमनिटी के बॉन्ड फिलअप करा लेंगे। इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होता है कि कल को अगर ये पता लगता है कि कोई धोखाधड़ी हुई है तो आपकी जिम्मेदारी होगी नुकसान को भरने की। किसकी? जो उस फॉर्म SS4 को कंपनी को रजिस्टर करवा रहा है, उससे अगर याद रखिएगा डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो गया है या फिर डिले हो गई है प्रेजेंट करने में, इन दैट केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाएंगे और वो अपनी डिस्क्रिप्शन से भरवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब जो यू नो व्हाट फेयर कंडीशंस होंगी उसके बेसिस पे। Alright, so provided that where instrument of transfer has been lost, the instrument of transfer has not been delivered within a period prescribed, कितना दिन में, 3 days में, कंपनी में रजिस्टर्ड ट्रांसफर such terms as to indemnity bond, कौन डिसाइड करेगा? इंडेमनिटी बॉन्ड भरा जाएगा, कौन डिसाइड करेगा? ये बोर्ड जैसा ठीक समझेगा। फिर इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, कहता है सेक्शन 56 सेक्शन 2 कहता है, क्या ये बोला
ट्रांसमिशन के लिए बोल रहा है सेक्शन 56 सेक्शन 2 क्या कह रहा है, said that nothing in this subsection 1 shall prejudice the power of a company to register on receipt of the intimation of the transmission of the rights of a security by operation of law from any person to whom such right has been transmitted। अगर क्या हुआ किसी पर्सन, अब देखो समझो ट्रांसमिशन में क्या कह रहा हूं, कंपनी को पता है सपोज मिस्टर ए उसके मेंबर है या शेयर होल्डर है और उन्होंने एक नॉमिनेशन पहले से किया हुआ है, बी का नॉमिनेशन किया हुआ है, मिस्टर ए की डेथ हो गई, कंपनी की नॉलेज में फैक्ट आया कि मिस्टर ए का डेथ हो गया। अब नॉलेज फैक्ट ये नॉलेज में इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि फोन आया हेलो वो डेथ हो गई है, नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए, कोई डॉक्यूमेंट्स में इनको इंफॉर्मेशन मिला हो कि हाँ कंपनी में मिस्टर ए अब नहीं रहे, ठीक है, जो कि पुराने उनके शेयर होल्डर थे, लेकिन उन्होंने एक नॉमिनी बी को बनाया हुआ था। तो यहां पर कंपनी याद रखिएगा बी को, ध्यान सुनना, बी को नॉमिनी मानेगी। ऑलराइट, कंपनी इसमें वेट नहीं करेगा, यहां पर SS4 ट्रांसफर एग्जीक्यूट नहीं करना है ट्रांसमिशन के अंदर, याद रखिएगा। पार्टली पेड शेयर्स के अंदर क्या करेगा कंपनी, अभी बताया था आपको, पार्टली पेड शेयर्स है तो याद रखिएगा SH5 फॉर्म SS5 कंपनी एग्जीक्यूट करेगा, सुन लो ध्यान से, और ट्रांसफरी को इंटीमेट करेगा, ट्रांसफरी तेरे को भाई पार्टली पेड शेयर्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं, ये फैक्ट तेरी नॉलेज में है, अगर है वेल एंड गुड, हमें 22 वीक्स के अंदर, विद इन 2 वीक्स, कितना बोल रहे हैं 2 वीक्स, याद रखना 2 वीक्स के अंदर हमको बता दो, नहीं बताया तो याद रखना हम इसको रजिस्टर नहीं करने वाले हैं, क्लियर। चलिए टाइम लिमिट फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट्स की अगर बात करें, फटाफट सुनिएगा, अगर 2-3 बातें याद रखना बस इंपॉर्टेंट है, या तो हम ट्रांसफर कर रहे हैं कब, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट, देखो समझो ध्यान सुनना, ये जो शेयर्स सिक्योरिटीज की हम जो बात करेंगे, यहां पर हम बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट मिलने की, इन सिक्योरिटीज का सर्टिफिकेट। अब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है तो कुछ सिचुएशन है, या तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है तब, या फिर कंपनी ने अलॉटमेंट्स की सिक्योरिटीज तब, या 2 पार्टीज के बीच ट्रांसफर हुआ है। वापस बोलिएगा, 3 सिचुएशन है, या तो कंपनी ने इनकॉर्पोरेट हुआ है तो मतलब जब इनकॉर्पोरेट होगा तो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम होंगे, उन्होंने सब्सक्राइब किए कैपिटल, तो मतलब उनको भी तो सर्टिफिकेट मिलेगा, बोले हाँ, एक सिचुएशन वो वाला है। दूसरा सिचुएशन कौन सा है, जब कंपनी ने अलॉटमेंट किया, मतलब कंपनी अपनी सिक्योरिटीज इश्यू कर रही है और अलॉटमेंट कर रही है। तीसरी सिचुएशन क्या है, जब 2 पार्टीज आपस में कंपनी के शेयर्स को खरीद बेच रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। बात पकड़ में आया, इन तीनों में टाइम ड्यूरेशन सेम है, मतलब विद इन 2 months from date of incorporation on case of subscribed to memorandum, within period of 2 months from date of allotment, and third one is within a period of 1 month in case of a transfer between a transfer and transferee or transmission, within a period of 1 month from the date of receipt by the company of instrument of transfer or intimation of transmission। तो जब हम इनकॉर्पोरेशन से मतलब बात करेंगे कब, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, तो उनको सर्टिफिकेट कब तक मिल जाना चाहिए, विद इन 2 months। या बात करेंगे किसका हम लोग, जब कंपनी अलॉटमेंट करे तब 2 months की बात होगी। लेकिन अगर ट्रांसफर ट्रांसमिशन की कोई बात अगर हो रही है तो याद रखिएगा उस केस के अंदर कंपनी को विद इन अ मंथ आपको सिक्योरिटी सर्टिफिकेट देना होगा। और अगर यही मैटर अगर डिबेंचर्स का होगा तो 6 months का टाइम लगेगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट देने में कंपनी को 6 महीना लगेगा, ठीक है, with a period of 6 months from the date of allotment in case of allotment of debentures। I hope ये सिंपल सा बात याद हुआ होगा। और अगर यही सारी चीजें अगर डिपॉजिटरी के फॉर्म में होती, मतलब डिमैट फॉर्म में होती, तो कंपनी जैसी अलॉटमेंट या ऑफ कोर्स जैसे ही कंप्लीट कर लेगा अलॉटमेंट, इमीडिएटली इंटीमेट कर देगा किसको, डिपॉजिटरी को, और डिपॉजिटरी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस ऑफ द कंपनी एंट्री मेंटेन करेगा अपने रिकॉर्ड्स में। Provided that where the securities are dealt in a depository, the company shall intimate the details of the securities to the depository immediately on allotment of such securities। All right, अब ये देखो, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इतना याद रखिएगा, मैं बता दूं ये इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, इतनी सी बात लिखी है लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सब ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ अ डिजीज पर्सन, ध्यान सुनिएगा, हम यहां पर जब बोल रहे हैं डिजीज पर्सन, तो ये यहां पर जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा डिजीज का, उसके राइट्स मिल जाएंगे यहां पर। जैसे सेक्शन 56(5) said that transfer of any security or the interest of a deceased person in a company made by legal heiress। अब अज्यूम करते हैं फटाफट से, ध्यान सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है ये। मान लीजिएगा मिस्टर ए होल्डर हैं ऑफ सिक्योरिटीज, होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, और इनका हो गया भाई साहब का डेथ, ठीक है, और दूसरी बात इनका जो लीगल हैरिस रिप्रेजेंटेटिव है, मान लीजिएगा वो है बी ने, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात है, बी के नाम से अभी तक
क्या बी जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो बी का जो नेम होना चाहिए वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर हो जाएगा, तो ऑफकोर्स वो मेंबर ट्रीट किए जाएंगे। पर क्या सर जब तक उनका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर नहीं होगा तो क्या ये बी अब सिक्योरिटीज को ट्रांसफर नहीं कर सकता है क्या? ऐसा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, लॉ कह रहा है कि अगर ऐसा होता है कि डिजीज पर्सन मिस्टर ए की डेथ हो गई है और मिस्टर बी जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने अगर इसे इनके सिक्योरिटीज को, जी हाँ वो सिक्योरिटीज को सी को ट्रांसफर कर दिया, सी को ट्रांसफर कर दिया और अभी तक बी का नाम आरओएम में या उनके नाम से अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, लेकिन ये याद रखिएगा इस ट्रांसफर को वैलिड ही माना जाएगा, क्योंकि लॉ ये देख रहा है कि जो लीगल राइट्स हैं यहां पर वो किसके बन गए हैं? बी के, क्योंकि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है डिजीज के। डिजीज यहां पे किस केस में कौन है? ए, जिसकी डेथ हो गई है। बात पकड़ में आ रहा है? तो इस ट्रांसफर को भी वैलिड मानेंगे। देखो ध्यान से, even if legal representative is not a holder thereof, be valid as if he had been the holder at the time of execution of the instrument of transfer. क्लियर एकदम? अब आता है ट्रांसमिशन केस ऑफ नॉमिनेशन, ये भी बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान समझो क्या हुआ इसी केस में। समझो अगर ऐसा होता कि अज्यूम करो ए जो कि होल्डर ऑफ सिक्योरिटी है, होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, और बी जो है इसका नॉमिनी है। ध्यान सुनना, नॉमिनी है, ठीक है। ए का हो गया डेथ, ए का हो गया डेथ। जैसे ही ए का डेथ हो गया तो ऑफकोर्स कंपनी की नॉलेज में जैसे फैक्ट आया, कंपनी ने बी का नाम आरओएम में एंटर कर दिया। लेकिन ए का बेटा एक और है सी ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि भैया कंपनी ने जो किया है ये विदाउट इंटीमेशन गलत किया है, ये गलत है, क्योंकि ए ने अपनी विल बनाई हुई थी जिसके अंदर उसने कहा था कि हमारी ए की जो भी प्रॉपर्टी है उसका 50-50% दोनों को मिलेगा, उसके बेटे बी और सी को भी। अब क्या यहां पर जो कंपनी ने बी के नाम से आरओएम में एंट्री कर दी है वो क्या इनवैलिड है? आंसर इज नो। कंपनी को जो बताया गया हुआ है कि नॉमिनेट जिसे किया गया है बाय द ए, जो कि अब यहां रहा नहीं, डिजीज्ड है, तो कंपनी ने जिसको अब ऑफकोर्स अब कंपनी की नॉलेज में क्या है कि बी ही नॉमिनी है, तो कंपनी यहां पर याद रखिएगा बी का ही नेम आरओएम में लिखेगी, भले ही वहां विल में क्या लिखा हुआ है कि दोनों को आधा आधा प्रॉपर्टी मिलेगा। बट अब इस केस में क्या होगा, कंपनी का एक्शन इनवैलिड नहीं है, लेकिन सी कोर्ट जाएगा और कोर्ट फिर सारे डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर करने के बाद जो डिसीजन करेगा वो फाइनल होगा। बट एक्शन जो कंपनी का यहां लिया गया था बी का नाम आरओएम में लिख देना, वो इनवैलिड नहीं है, क्योंकि कंपनी फिर बता दूं वही देखेगी जो उसके पास में नॉमिनेशन में जिसका नेम मेंशन किया गया है। आइए फटाफट से देखते हैं इसको भी। Transmission in case of a nomination. Section 72 provides that when a shareholder nominates any person, then in case of a death of a shareholder, company needs to transfer only to the nominee duly notified. In this case, company has no further responsibility. In case of a claim or any dispute in regard to the reason of the court shall be final and binding. कोर्ट जो बताएगा करेगा, कंपनी लायबल नहीं है। कंपनी तो कह रहा है भैया हमें जिसको नोटिफाई किया हुआ था ना, मैंने उसी नॉमिनी का नेम आरओएम में एंटर किया है। अब ये इंटरेस्टिंग प्रोविजन है, कहता है जी अगर यहां पर घपलाबाजी कर दिया आपने किसमें, सेक्शन 56 के अंदर, तो आपकी याद रखिएगा खतरनाक वाली लायबिलिटी बन जाएगी और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है जी। अब देखो ध्यान सुनना, Section 56 say that where any default is made in compliance with the provision section 1 to subsection 1 to subsection 5, the company and every officer in default shall be punished with a penalty of 50,000 rupees. In case of transfer dematerialized shares in a listed company, the company has no role to play. The deposit participant shall ensure that transfer is effected in accordance with the law. In case a depository participant with intention to defraud a person transfer shares illegally, it shall be punishable under section 447, most dangerous section under companies act, section 447 जी आपको जब डिस्कस करेंगे बताऊंगा जहां पे क्रिमिनल लायबिलिटी बन रही है, ठीक है। दिस पेनल्टी इज एडिशन टू द पेनल्टी लायबिलिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी लायबिलिटी रहेगी, लायबिलिटी भी रहेगी और पेनल्टी जो सेक्शन 447 में बताइए वो भी साथ के साथ लगेगी। सर ये कब बताएंगे, आने वाले सेशन में बताऊंगा, आरटीडी में तो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, आरसीडी में तो डिटेल में बताऊंगा 447 पूरा, ठीक है। ऑलराइट, एक कॉन्सेप्ट और है सेक्शन 57 का, यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग है, इसे हम बोलते हैं पर्सोनेशन। समझना पर्सोनेशन का मतलब क्या होता है।
पर्सोनेशन मतलब आप चीट कर रहे हैं, आप अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं। पर्सोनेशन मतलब होता है प्रिटेंड करना। कैसे कि आप एग्जैक्टली समझना, पहले सुनो, रुको इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं। यू नो, ये जो डिपॉजिटरी कॉन्सेप्ट आया ना, इससे पहले बड़ा खतरनाक प्रॉब्लम था, क्योंकि ज्यादातर ट्रांसफर जो होता था वो फिजिकल ट्रांसफर होता था, ठीक है। और सेबी रेगुलेशंस के आने के बाद से, कई सारे चेंजेस होने के बाद से, जब से ये डिमैट हुआ है तो कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन होती है। तो पहले जब फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफर होता था शेयर्स, ऑफकोर्स आप अप्लाई करते थे शेयर्स के लिए परचेज करने के लिए, तो क्या होता था कि हर कोई अप्लाई करने लग जाता था, और एक ही इंसान जो है ना वो छोटे छोटे 4-5 नामों से अप्लाई कर देता था, फेक आईडी बना के फेक अप्लाई कर देता था। और अलॉटमेंट भी होता था, क्योंकि उस समय क्या था ना, सिक्योरिटीज के मार्केट में बूम बनाने के लिए लोग कंपनीज एक्सेप्ट भी करती थी, बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नहीं जाती थी। अब अज्यूम कर लीजिएगा एक आदमी है जिसने X, Y और Z इन तीनों के नाम से एप्लीकेशन लगा रखी है, और जबकि वो फेक एप्लीकेशन है, और वो प्रिटेंड कर रहा है, ए क्या कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है कि हाँ कि वो X है, और इसके नाम से, X के नाम से डिविडेंड भी ले रहा है, अदर बेनिफिट्स भी ले रहा है। तो ये देखा जाए तो क्या कर रहे हो यार, तुम फ्रॉड कर रहे हो भाई, चीटिंग कर रहे हो, क्योंकि X नाम का कोई पर्सन नहीं है, Y नाम का कोई पर्सन नहीं है, Z नाम का कोई पर्सन नहीं है, बट ये क्या हो रहा है, पर्सोनेशन। पर्सोनेशन का मतलब प्रिटेंड कर रहा है गुस्सा। सो याद रखिएगा, ये इसमें भी जबरदस्त पेनल्टीज हैं, क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा इसको भी। इफ एनी पर्सन डिसीटफुली मतलब इंटेंशनली पर्सोनेट्स मतलब प्रिटेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, डिसइंटेंशनली प्रिटेंड कर रहा है एज एन ऑनर ऑफ एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन अ कंपनी और एनी शेयर्स वारंट और कूपन इशूड इन पर्सन ऑफ दिस एक्ट, thereby obtains or attempts to obtain any such security interest or any such share warrant or coupon, or receives or attempts to receive any money due to such honor, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year and which may extend to 3 years, and fine which shall not be less than 1 lakh rupees and extend to 5 lakh rupees। मतलब खतरनाक प्रोविजन है जी, याद रखना, क्रिमिनल लायबिलिटी बन जाएगा। तो ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 57, जिसके अंदर बात करते हैं, याद देखिएगा, पर्सोनेशन का। क्लियर एकदम। अब याद देखिएगा सेक्शन 58 भी हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट याद देखिएगा जो यहां डिस्कस कर रहा हूं ना, सीरीज छोटी छोटी सीरीज इसलिए बना रहा हूं क्योंकि लगभग हम लोग सारे बुक तो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इतना ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लें, टेस्ट भी कंप्लीट कर लें, लगातार पढ़ते रहेंगे तो सिलेबस 2-3 बार रिवाइज भी होगा विद टेस्ट सीरीज। ऑलराइट, तो मिस नहीं करना है, और नेक्स्ट सेशन फटाफट देख लो। ये देख लिया है, अब नेक्स्ट सेशन फटाफट देख लो। ऑलराइट, और आज का टेस्ट मिस करना मत बोलना। गुड बाय, टेक केयर।